हमने अभी तक ये तो पढ़ लिया कि बोरिंग कॉस्ट किस दिन शुरू होती है। किस दिन शुरू होती है? जब तीन बातें पूरी हो जाए। कौन कौन सी? पैसे मिल गए, कंस्ट्रक्शन, हमने ठेकेदार को पैसे दे दिए और ठेकेदार ने एक्टिविटीज स्टार्ट कर, ये तीनों बातें पूरी होनी चाहिए। ऐसी है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि किस दिन बोरिंग कॉस्ट रुक जाएगी। किस दिन रुक जाएगी? जब ठेकेदार के हिसाब से बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी। मैनेजमेंट के हिसाब से मुकम्मल हुई है या नहीं हुई वो लदा से आपा। ठेकेदार जिस दिन कहेगा भाईजान मेरा काम मुकम्मल हो गया, इसका मतलब बिल्डिंग सब्सटेंशियली कंप्लीट होगी। नहीं बात लगी। बिल्डिंग कंप्लीट होना अलहदा बात है और बिल्डिंग का अवेलेबल फॉर यूज होना अलहदा बात। डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होगी? जब बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज होगी। लेकिन बोरिंग कॉस्ट किस दिन रुक जाएगी? जब बिल्डिंग सब्सटेंशियली कंप्लीट होगी। अवेलेबल फॉर यूज की बात नहीं हुई। यहां तक की बात लगी। तो कंप्लीट होने में और अवेलेबल फॉर यूज होने में 2-3 महीने का गैप हो सकता है। तो हमने बिल्डिंग की बोरिंग कॉस्ट उस दिन रोक देनी है जब वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट। लेकिन डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे कब? जब वो अवेलेबल फॉर यूज होगी। ठीक है जी। कंप्लीट होगी ठेकेदार के हिसाब से, अवेलेबल फॉर यूज होगी मैनेजमेंट के हिसाब से। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? अब हमें यह तो पता लग गया स्टार्ट कब करना है और रोकना कब है। बीच में सस्पेंड वाला पॉइंट क्या है? एक बंदा है नौकरी स्टार्ट करता है, फिर एक टाइम बता जब वो रिटायर हो जाता है, लेकिन बीच में भी एक काम होता है। क्या? सस्पेंड होता है। सस्पेंड होने का मतलब ये है कि नौकरी फारग होगी? नहीं, क्या मतलब है? किसी वक्ती तौर पे उसकी उसको छुट्टियां दे दी गई हैं कि भाईजान तेरे होते है फला फला केस है, पहले केस भुगताओ, क्लियर हो गया तो वापस आ जाना। तो सस्पेंशन समझ रहे हैं? सस्पेंशन का मतलब हरगिज भी टर्मिनेशन नहीं है। ठीक हो गया? टर्मिनेशन का मतलब है काम खत्म। स्टार्ट, टर्मिनेट, ये बातें तो समझ आती हैं। बीच में एक पॉइंट आ रहा है, वो कौन सा? दी सस्पेंशन। सस्पेंशन को समझना है कि किस दिन बोरिंग कॉस्ट को पॉज कर दें। स्टार्ट, स्टॉप और पॉज। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टॉप की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं कि पॉज कर देंगे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या महीने के लिए। अब जो सस्पेंशन में याद रखना कि सस्पेंशन जो बिल्डिंग के ऊपर काम करते करते हम रुक जाते हैं। काम करते करते रुक जाते हैं। रुक जाते हैं तो क्यों रुके? सम टाइम हो सकता है कि जो रुक गए थे वो नेसेसरी था, और सम टाइम हो सकता है कि जो रुक गए थे वो नेसेसरी नहीं था बिल्डिंग के लिए। पॉइंट समझ आ रहा है? अब जरा मुझे सोच समझ के देना। आपने बिल्डिंग बनाई, ओके, आपने लेंटर डाला, लेंटर डाल दिया, ओके। अब मिस्त्री कहता है कि यार ये लेंटर डाल दिया ना, 3-4 दिन तक इसको पानी देना, धूप लगेगी पानी देना। क्यों वो कहता है मिस्त्री? क्यों कहता है वो कि लेंटर डालने के बाद 3 दिन तक काम ही कोई नहीं करता? वो लेंटर को पानी दिए जाते हैं, धूप लगी जाती है, पानी दिए जाते हैं, धूप लगती है, पानी दिए जाते हैं। वो मजबूती के लिए। अच्छा, आपने लेंटर डाला और साथ ही आपने अगला फ्लो बनाना शुरू कर दिया, तो अकलमंदी का मुजाहरा किया? नहीं। लेंटर को मजबूत करो। क्यों? क्योंकि उसके बाद सारे लोगों ने खड़े होना है। ऐसा ना हो कि वो मिस्त्री मजदूर उस छत पे चढ़े और छत नीचे आ रहे। ठीक है, अभी तो अगला फ्लोर तो बना ही नहीं, बंदे छत पे चढ़े तो नीचे छत आ गई। तो इसलिए 3-4 दिन तक या हफ्ते तक कम से कम उस लेंटर को क्या करें, अच्छी तरह से खुश्क होने दें, मजबूत होने दें। तो अगर आपने लेंटर डाला है और 7 दिन के लिए काम रोक दिया है, तो ये जो काम रोका है ये अननेसेसरी था कि नेसेसरी था? आवाज नहीं आई। नेसेसरी। अगर तो नेसेसरी था और दुनिया की हर बिल्डिंग ऐसे ही बनती है, तो फिर बोरिंग कॉस्ट नहीं रुकेगी। बोरिंग कॉस्ट उन 7 दिनों की भी आएगी। क्यों? अब दुनिया का कोई भी मिस्त्री आके बिल्डिंग बनाता, उसने यही करना था जिस बंदे ने किया। उन 7 दिनों की बोरिंग कॉस्ट को नहीं रोका जाएगा, वो कैलकुलेट होगी। लॉजिक समझ आ रही है? नहीं समझ आई? और अगर काम रोकना नेसेसरी था तो उन दिनों में बोरिंग कॉस्ट को रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। बोरिंग कॉस्ट कंटिन्यूस चलेगी। और समझ आ रही है? लेकिन अगर काम रोकना नेसेसरी नहीं था, फिर भी रोकना पड़ गया हड़ताल की वजह से, या लेबर ने कहा भाईजान साड़ा रेट इंक्रीज करो, वरना ਅਸੀਂ काम नहीं करेंगे, हड़ताल पे चले। कौन समझा रहा है? या लेबर कहते जनाब असं 8 घंटे काम नहीं करना, 6 घंटे काम करा।
ओके, अब हमने कहा नहीं तुम 8 घंटे काम करना, ओके ना, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ हड़ताल पे चले गए। या लेबर तो काम करना चाहती है, मैनेजमेंट काम करवाना चाहती है, बीच में गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट कहती भाईजान फलस्तीन के मसले पर हड़ताल है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या दुनिया में कोई भी बंदा जब भी बिल्डिंग बनाएगा हड़ताल जरूरी है? जरूरी नहीं। इसका मतलब है हड़ताल सिर्फ बैरूनी वाकयात की वजह से हुई है, बिल्डिंग का उससे कोई लेना देना नहीं। सीमेंट की वजह से 4 दिन अगर आपने काम बंद किया है, लेंटर डाला हुआ था, तो 4 दिन काम बंद किया, वो जरूरी था कि नहीं था? वो जरूरी था, लेकिन हड़ताल जरूरी नहीं थी। बारिशें आ जाती हैं, काम रोकना पड़ जाता है, तो क्या दुनिया में जब भी बिल्डिंग बनाएंगे बारिशें पड़ जाएंगी? नहीं। इसका मतलब क्या है कि बारिश दुनिया की हर बिल्डिंग पे नहीं होती। तो बारिशों की वजह से अगर काम रुकना पड़ गया है, तो बारिशें नेसेसरी थी क्या अननेसेसरी थी? आवाज नहीं आई। उन दिनों में अगर बोरिंग कॉस्ट लग रही थी तो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो बोलो तो सही। वो बिल्डिंग की कॉस्ट में उन दिनों में नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। नहीं समझ रहे? बस आपने ये सोचना है कि यार ये जो काम इस बिल्डिंग पे हुआ है, क्या दुनिया की हर बिल्डिंग पे होता है? अगर तो काम दुनिया की हर बिल्डिंग पे होता है फिर तो वो नेसेसरी है, फिर तो उन दिनों में बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होगी, बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगी। पॉइंट समझ आ गया? अब कोई ऐसा अनोखा काम हुआ, अब आपने सोचना है कि क्या दुनिया की हर बिल्डिंग में ये वाला काम होता है? आपको लगेगा नहीं यार ये सिर्फ इधर ही होता है। इसका मतलब है वो अननेसेसरी स्टॉपेज थी, उस टाइम की बोरिंग कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, बिल्डिंग की कॉस्ट में नहीं लेके जाए। नहीं समझ? आपने कर्जा लिया 10 मिलियन का, बिल्डिंग बनाना शुरू की, गवर्नमेंट ने आके फटा डाल दी कि भाईजान तुम तो बिल्डिंग बना ही नहीं सकते, ऐसे एलडीए की जमीन है। साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल तक केस चलता रहा, 10 साल तक सूद पड़ता रहा। क्या वो सूद बिल्डिंग की कॉस्ट में ले जाएंगे? बोलो तो सही। नहीं। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग तो बड़ी नहीं, पहले दिन से फटा पड़ गया, बिल्डिंग तो बड़ी, तो जो चीज बड़ी ही नहीं उसमें आप कैसे ऐड कर सकते हैं बोरिंग कॉस्ट? समझ लगी है? जो चीज खुद बैलेंस शीट में नहीं जा सकती, उसके ऊपर आने वाला सूद बैलेंस शीट में कैसे जा सकता? नहीं समझ आई? तो क्लियर है? अच्छा बच्चों, ये पैराग्राफ है, 2 लाइनें ऊपर लिखी है, 3 लाइनें नीचे लिखी हैं, ये जरा पढ़ें, आपको समझ आती है इसकी? हाँ जी, समझ आई कि नहीं समझ आई? अब बच्चों एग्जाम्पल है, आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है, ये एग्जाम्पल सारी पढ़ें, सिनेरियो ए सिनेरियो बी, इन दोनों को पढ़े, मुझे बताएं क्या करना चाहिए। पहले सिनेरियो में क्या करना? हड़ताल पे चले गए, मुलाजिम हड़ताल पे चले गए, तो क्या दुनिया में कोई भी बंदा बिल्डिंग बनाता है, दुनिया के किसी भी नुक्कड़ पे बनाता, क्या हमेशा वर्कर हड़ताल पे जाएंगे? तो ये अननेसेसरी हड़ताल, ये हड़ताल बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरी नहीं थी। यहाँ तक की बात लगी? इस सूरत में बच्चों बोरिंग कॉस्ट को रोकना पड़ेगा कि नहीं रोकना पड़ेगा? रोकने से मुराद ये नहीं है कि बैंक पैसे नहीं लेगा आपसे, बैंक ने तो सूद लेना ही लेना, लेकिन वो सूद बिल्डिंग की कॉस्ट में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस। और नीचे वाली सिनेरियो में ये नेसेसरी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी बंदा बिल्डिंग बनाता है उसको ये काम करना ही पड़ना है।
तो इन दिनों की बोरिंग कॉस्ट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और वो बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? अब बच्चों अगला सवाल है जी, हॉकी पाकिस्तान। हॉकी लिमिटेड बारोड 2 मिलियन। कितने मिलियन लिया जी उसने? 2 मिलियन उसने कर्जा लिया। रेट क्या है जी? 14% फ्रॉम द बैंक ऑन यकम जनवरी 2005। दीज फंड्स हैव बीन बोरोड इन ऑर्डर टू बिल्ड ए हॉकी स्टेडियम। स्पेसिफिक बोरिंग है कि जनरल बोरिंग है? कैसे पता लगा? किस मकसद के लिए लिया वो मकसद उसने बता दिया। प्रोग्रेस पेमेंट मेड इन 2005 और एज फॉलो। प्रोग्रेस पेमेंट से क्या मुराद है? ठेकेदार को पैसे दिए। यकम जनवरी को कितने पैसे दिए? 6 लाख। यकम जुलाई को 12 लाख। यकम सितंबर को। अब यह बच्चों यहाँ पे दो बातें पूरी हो रही हैं। क्या? यकम जनवरी को कर्जा ले लिया और यकम जनवरी को ठेकेदार को पैसे भी दे। तीसरी बात नहीं बताई। तो क्या फिर रिज्यूम करेंगे कि यकम जनवरी को ही तीसरा काम हुआ होगा? अगर तीसरे काम के बारे में कोई और चीज होती, कोई मसला होता तो आईकम बता देता ना। अगर आईकम ने तीसरी बात नहीं बताई तो क्या अज्यूम करेंगे कि तीसरी बात भी इसी तरीके हो गई हो? नहीं समझ आएगा। ठीक है जी। द सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड इन ए फिक्स डिपॉजिट अर्निंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो सरप्लस फंड की बात आ ही इसलिए रही है कि स्पेसिफिक बोरिंग है। अगर जनरल बोरिंग होती तो सरप्लस फंड की बात करता है क्या? उस वक्त तो सरप्लस फंड हो ही नहीं सकता। कंस्ट्रक्शन बिगेन ऑन यकम जनवरी 2005। लो जी, तीसरी बात उसने यहाँ पे भी बता दी। तीनों बातें पूरी होगी। क्या? कर्जा यकम जनवरी को, ठेकेदार को पैसे, और ठेकेदार ने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी कब? एंड वाज स्टिल इनकम्प्लीट ऑन 31 दिसंबर 2000। कब काम शुरू हुआ? कब तक काम करते रहे? कितने महीने काम किया? इसका मतलब है सीधा सीधा 12 महीने का सूद कैलकुलेट होगा। क्या 12 महीने गुजरने के बाद मुकम्मल हो गई है? नहीं। इसका मतलब है अगले साल भी अगर बिल्डिंग बनेगी तो अगले साल भी सूद आएगा। नहीं समझ आ रही? अगर अगले साल के 6 महीने काम होता रहा तो क्या अगले साल की बोरिंग कॉस्ट नहीं आएगी? आएगी। साल खत्म हुआ है, क्राइटेरिया खत्म नहीं हुआ। बोरिंग कॉस्ट कब रुकेगी? जब बिल्डिंग मुकम्मल होगी या साल मुकम्मल होगा? इस सवाल में क्या मुकम्मल हुआ है? साल मुकम्मल हुआ, बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हुई। तो बोरिंग कॉस्ट को रोकेंगे जब साल मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, कब रोकेंगे? जब बिल्डिंग मुकम्मल होगी। पॉइंट समझ आ गया? बिटवीन 1 जून टू 20 जून कंस्ट्रक्शन सस्पेंडेड वाइल कंक्रीट क्योर्ड। अच्छा, ये ना लिखा होता क्या कह रहा वो? 20 दिन तक काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्या ये नेसेसरी है क्या अननेसेसरी? नेसेसरी है। तो 20 दिनों की बोरिंग कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। कहाँ आएगी? बिल्डिंग की कॉस्ट में आएगी। अच्छा, अगर ये काम अननेसेसरी होता तो फिर इन 20 दिनों का क्या करते? बिल्डिंग की कॉस्ट में 20 दिनों की बोरिंग कॉस्ट नहीं जानी थी, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, क्योंकि बैंक ने तो पूरे साल का सूद लेना। तो रहेगी बात। द स्टेडियम इज ए क्वालिफाइंग एसेट एज डिफाइंड बाय IS 23। अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तो बच्चों समझ आ रही बात? ये दो बातें आपको एक्स्ट्रा दी गई हैं। अगर ये दो बातें ना भी लिखी होती तो अकल आ रही है? ये बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो बोलो तो सही। अगर कह दी कंक्रीट को क्योर करने के लिए हमने 20 दिन काम नहीं किया, आगे कुछ ना बताया हो कि नेसेसरी है या अननेसेसरी, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अच्छा जी, कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज्ड टू द हॉकी स्टेडियम कॉस्ट अकाउंट इन द ईयर एंड 31 दिसंबर 2005। क्या बच्चों बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? सही करेंगे। चलो भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। सारे तुम्हारे रजिस्टर पैक करें। बहुत पकड़ा हमने है। जब जाके सीनियर हजरात को पूछो जिन्होंने समझाई PRC खब्बे हाथ की छब्बी की सीधा काम है ना, कैफ, उन्होंने सारा तो बढ़ गया। ठीक हो गया? कैफ PRC तो बड़ी बुला है। बड़ी मेहरबानी। तो ये इंडियन एग्जाम में कैफ नहीं पास होना, ये MCQ लाएंगे तो मैं ऑप्शन चूज करना। तो हाँ कर, ये कर रहा है।
हाँ हो गया नहीं? जैसा कितना इंटरेस्ट होता है 206 सवाल का नाम क्या दिया? 20 क्वेश्चन नंबर कौन सा 7? ये आंसर है 206 चेक करो जिसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है। टोटल इंटरेस्ट इनकम होता है 2,80,000। इंटरेस्ट इनकम आती है 73,733। तो 2,80,000 का इंटरेस्ट बन गया, 73,733 की इनकम बन गई, तो 2,06,667। सबको समझ आ गई है? पूरे साल का इंटरेस्ट, और फिर ये 6 महीनों की इनकम, और ये फिर ये 2 महीनों की इनकम। नहीं समझ आई? अच्छा जी बच्चों, अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी मुझे क्या कहा? कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज्ड टू द हॉकी स्टेडियम कॉस्ट अकाउंट इन द ईयर एंड 31 दिसंबर 2005, assuming that construction could not begin due to building plans not meeting municipal standards। मतलब बिल्डिंग का जो नक्शा है वो एलडीए से मंजूर शुदा ही नहीं है, और ठेकेदार को पैसे भी दे दिए थे, उसने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन एलडीए वाले आए, उन्होंने कहा भाईजान की कर रहे हो, उसी ने बिल्डिंग बना सकते हैं, थोड़ा नक्शा ही प्रूव नहीं है। द प्लान्स हैव बीन रीसबमिटेड and it is expected that the municipality will give the go ahead to begin construction in 2006। कहता पूरे 12 महीने गुजार दिए म्यूनसिपल पार्टी ने, दोबारा नक्शा जमा करवाया गया। अब हमें लगता है कि वो मान जाएंगे, लेकिन वो मानेंगे तो कंस्ट्रक्शन अगले साल शुरू होगी, इस साल शुरू। अब बताओ, कर्जा तो लिया हमने 1 जनवरी का, तो उसका 12 महीने का सूद जो हमें पड़ेगा उसका क्या करें? क्या बिल्डिंग कॉस्ट में जा सकता है? काम रुका हुआ है, कौन सी स्टॉपेज है ये? अननेसेसरी। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो नेसेसरी है, क्योंकि रोका किसने है? म्यूनसिपल वालों ने। अब इसको नेसेसरी तो नहीं कह सकते। हम उस एंगल से बात नहीं कर रहे कि म्यूनसिपल वालों ने रोका है तो रोकना पड़ गया हमें, ये मजबूरी वाली बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि बिल्डिंग बनाते वक्त ये पंगे दुनिया में हर बंदे को आते हैं। अगर तो एक काम ऐसा है कि दुनिया में जिस मर्जी नुक्कड़ पे जाके बिल्डिंग बनाएंगे ऐसा ही होना है, तो फिर तो काम जरूरी है। लेकिन अगर ये काम यहाँ पे हो रहा है, हर जगह पे नहीं होता, तो काम बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरी। लॉजिक समझ रही? बोलो तो सही।
लेकिन क्या ये बात म्यूनसिपल वालों को कैसे रहे भाईजान है अननेसेसरी हरकत ना करो, ये बात उनको नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से है। समझ लगी बात? हम उनको नहीं कह सकते कि ये अननेसेसरी स्टॉपेज है। क्लियर? हम ये अज्यूम करेंगे कि यानी काम तो शुरू में रुका, फिर पहली पेमेंट की होगी, तो फिर जुलाई में पेमेंट की होगी, काम तो जारी जाएगा। नहीं की होगी ना, फिर हो सकता है पहली पेमेंट की हो बस, बाकी की ना हो। लेकिन हमने तो 1 रुपया भी बिल्डिंग कॉस्ट में नहीं लेके जाना, जितना भी सूद पड़ेगा वो सारा प्रॉफिट लॉस में जाएगा। फिर हम वो जो इंटरेस्ट इनकम भी आएगी, वो चेंज होगी, इंटरेस्ट वो भी इनकम प्रॉफिट लॉस में जाएगी। वो सारा साल कहाँ जाएगी? प्रॉफिट लॉस में। सारा साल 14 लाख की पड़ेगी बाकी। हाँ। अगला पॉइंट, आप बना रहे हैं बिल्डिंग, लेकिन बिल्डिंग क्या सिर्फ हमेशा कर्जे पे बनाते हैं? इस बात में हमने तो एक एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर कर्जा लेना पड़ जाए, क्या दुनिया का हर बंदा बिल्डिंग कर्जे पे बनाता है? नहीं, जरूरी नहीं है। अपने पैसे भी तो हो सकते हैं, यारों दोस्तों के पैसे भी हो सकते हैं, शेयर कैपिटल इशू करके भी पैसे आ सकते हैं। ठीक हो गया? हो सकता है कर्जा लिया ही ना हो। बात में लगी ना? अगर तो कर्जा लिया ही कोई नहीं, बिल्डिंग बन गई है, तो फिर IS-23 उस बंदे ने अप्लाई नहीं करना है। या IS-23 अप्लाई किसने करना है? जिसने कर्जा लिया हो। ये स्टैंडर्ड अप्लाई ही उस पर होता है। नहीं, बात समझ। मतलब आज सुबह दोपहर शाम प्लाजे बनाई जा रहा है, अपार्टमेंट बनाई जा रहा है, दुकानें बनाई जा रहा है, बैरियर टाउन बनाई जा रहा है, उसने 1 रुपया फर्ज करो कहीं से कर्जा नहीं लिया, किसी बैंक से कर्जा नहीं लिया, तो क्या वो IS-23 उसमें अप्लाई होगा? नहीं अप्लाई होगा। उसका अकाउंटेंट कहेगा सर ये स्टैंडर्ड तो साढ़े रहने देनी, कोई नहीं, सारे पैसे अपने ने। समझ लगी बात? लेकिन अगर एक बंदा बिल्डिंग बना रहा है, तो उसके पास अपना पैसा भी है, उसने बैंक से कर्जा भी लिया है। ठीक हो गया? उसने चीजें बेच के भी पैसे कमाए हैं, उसने यारों दोस्तों से भी पैसे मांगे हैं, शेयर कैपिटल भी इशू किया, तो सारे पैसे मिक्स हो गए। तो फिर बोरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, ये अब हमने सोचना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो ये नहीं कह सकता कि देखो जी IS-23 अगर अप्लाई करना है ना, अपने पैसे साइड पे कर दो, ਜਿਹੜੇ यारों को लेना वो भी साइड पे कर दो, ਜਿਹੜੇ शेयर कैपिटल ਦਾ वो भी साइड पे कर दो, ऐ तो इस्तेमाल ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि साढ़े मुंडे ने नवा नवा सीए किया, उन्हें IS-23 पढ़िया, ਉਹਦਾ IS-23 भूल जाना, तो लिहाजा ਇਹ पैसे इस्तेमाल नहीं करने। कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं, तो मुंडे ਨੂੰ अकल नहीं आती, फारा कर दो, पहले अपने पैसे इस्तेमाल करो। क्यों? सूद घट पेगा। क्यों? क्योंकि कर्जा कम लाना। अब मुंडे ਨੂੰ IS-23 बहुत अच्छा आता है, लेकिन उदो ही अप्लाई कर सकता जो कर्जे से बिल्डिंग बनती है, उमें बिल्डिंग को बना ही नहीं सकता। तो मालिक कहेगा सीधा सीधा मुंडा फारग कर दे, जाके फिर उन्होंने दोबारा पढ़े। सामने ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है कि अगर सिनेरियो चेंज हो जाए तो बोलो सवाल ना सॉल्व हो। तो बच्चों अगर 2-3 तरह के पैसे आपके पास पड़े हैं, तो फिर क्या करना है? तो ये क्राइटेरिया बता दिया गया। सबसे पहले अपने पैसे इस्तेमाल करेंगे, कॉमन सेंस भी यही कहती है। मतलब एक बंदे के पास फर्ज करो 20 लाख रुपया है, बिल्डिंग बननी है 1 करोड़ में। कितने? 1 करोड़ में बिल्डिंग बननी है, अपने पैसे कितने हैं? 20 लाख रुपए। 30 लाख रुपए उसने दोस्तों से ले लिए, तो क्या उसके ऊपर सूद देगा दोस्तों में? नहीं। 40 लाख रुपए उसने शेयर कैपिटल इशू करके पैसे इकट्ठे कर लिए। अब बाकी कितने पैसे लगे बच्चों? 10 लाख रुपए है वो जो बैंक से लेगा, तो सूद किस पे लगना चाहिए? 10 लाख पे। और कह दिया अपने पैसे साइड करो, यारों भी साइड करो, शेयर कैपिटल भी साइड करो, 1 करोड़ रुपया कर्जा चुको। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ का रेट लाना आसान है। साड़ा मुंडा तो पागल हो जाएगा, 20 लाख हो जाए, 30 हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए। ये वाली कैलकुलेशन तो उन्हें कभी हौसले नहीं बह के की। क्या मैं रोटी खाधी है, फिर मैं पानी पीता है, फिर मैं कपड़े ले, तो फिर मैं जनाब पेंट कराया कमरे के, फिर मैं किताबा लिया। क्या इतनी डिटेल कैलकुलेशन को बच्चा हौसले में बैठ के करता है? कोई नहीं करता। कर खड्डे च बढ़ गया सारा कुछ। करो किन्ने पैसे ऐसी 50,000, किन्ने रह गए? 10,000, 40 लग गया। किधर लग गया? भाड़ में जाए, बस 40 लग गया। जिंदगी आसान रखो। ठीक है जी? तो कहते नहीं, यहां पे ऐसे नहीं होना। सबसे पहले अगर बिल्डिंग बनाने लगे हैं तो आपके पास पैसे पड़े, तो सबसे पहले कौन से पैसे लगाएंगे? ठेकेदार को कौन से पैसे देंगे? अपने वाले पैसे देंगे। अब पहली पेमेंट ठेकेदार को हो चुकी है, कौन से पैसों से?
अपने पैसों से। फिर अगर वो खत्म हो जाए तो फिर क्या करेंगे? अब अपने पैसों से मुराद क्या है बच्चों? जो आपके पल्ले पड़े हुए हैं वो भी, जो अपने दोस्तों से लिए हैं वो भी, और जो आपने शेयर कैपिटल इशू करके लिए पैसे इकट्ठे किए वो भी, वो सारे अपने पैसे हैं। वो सारे क्या हैं? अपने पैसे। यहां तक की बात समझ लगी? अगला पॉइंट, अगर वो अपने पैसे खत्म हो जाए, 90 लाख रुपया खत्म हो गया, फिर क्या करें? स्पेसिफिक बोरिंग वाले पैसे दूसरे नंबर पे आएंगे। फर्ज करो जी आपको 8 लाख रुपए का कर्जा मिला है स्पेसिफिक बोरिंग के नाम से, कि आपने कहा जी बिल्डिंग बनानी है, 10 लाख रुपया घट पै गया, थोड़ी मेहरबानी 10 लाख दे दो। उन्होंने कहा जी 10 लाख की तुम अर्जी पाई सी, तुम 8 लाख दे देता, 2 लाख को नहीं देता। तो स्पेसिफिक बोरिंग कितनी मिल गई? 8 लाख रुपए। फिर क्या करेंगे? बाकी का 2 लाख रुपया हो सकता है आप बाकी के जो कर्जे हैं वहां से निकाल के इस्तेमाल करें। तो वो कौन सी बोरिंग है? जनरल बोरिंग। तो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसों का सीक्वेंस क्या रखेंगे, ये बात समझ आ रही है? सबसे पहले कौन से पैसे इस्तेमाल करेंगे? अपने। अपने से मुराद क्या है? जो घर से लेके आए हैं? नहीं, अपने से मुराद वो सारे पैसे हैं जो बैंकों से नहीं लिए। उसमें अपने भी आ गए, दोस्तों यारों वाले भी आ गए, और शेयर कैपिटल इशू करके जो इकट्ठे किए वो भी आ गए। समझ लगी बात? खत्म हो गया, अपने 90 लाख लग गया। आगे स्पेसिफिक बोरिंग के लिए 10 लाख के लिए अप्लाई किया था, लेकिन क्या जरूरी है बैंक हमें 10 लाख देगा? बैंक ने हमें 8 लाख दिया, अब 2 लाख रह गया, वो कहां से उठाएंगे? जनरल बोरिंग से। अपने तो पहले ही खत्म हो गए। ठीक है जी। तो सबसे पहले कौन से पैसे इस्तेमाल होने हैं बच्चों? अपने, फिर स्पेसिफिक, फिर जनरल। ये सीक्वेंस याद रहेगा? तो बोलो तो सही, क्या कॉमन सेंस ये कहती है कि नहीं कहती? बोलो 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 बोलो। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट। अब आपको पैसे मिल गए 8 लाख, बैंक से कर्जा ले लिया, लेकिन बैंक ने कहा भाईजान 8 लाख छोड़ो, लेकिन हर महीने तुम पैसे वापस करने। हर महीने करके क्या करने हैं? पैसे लाख लाख रुपए करके पैसे वापस करने हैं आप। हमने कहा चलो ठीक है। अब बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, और बीच में बैंक वालों की पेमेंट भी आ गई। इधर हम ठेकेदार को पैसे दे रहे हैं, और उधर से हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक को भी पैसे देने पड़ेंगे। अब दोनों तरफ पैसे जा रहे हैं। लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जो बैंक को हम पैसे दे रहे हैं, वो किन पैसों में से निकाल के पैसे दे रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। 3 तरह के पैसे पड़े हमारे पास, कौन कौन से? अपने वाले, स्पेसिफिक लोन वाले, और जनरल बोरिंग वाले। तीनों तरह के पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं। तो फिर क्या करेंगे? हम बच्चों ऐसे ही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि अगर पैसे वापस किए हैं तो पहले कहाँ से वापस किए हैं? अपने पैसों में से। और अगर वो नहीं पड़े हुए थे तो फिर कौन से? स्पेसिफिक बोरिंग में से वापस किए होंगे। और अगर वो खत्म हो चुके थे फिर जनरल बोरिंग में से वापस किए होंगे। हो जाएगी बात? बिल्डिंग में पैसे लगाने हैं, किस सीक्वेंस में लगाएंगे? अपने सबसे पहले, खत्म हो गए, फिर स्पेसिफिक, फिर जनरल। अच्छा, बैंक को किस्त देनी है, कहाँ से देंगे? सबसे पहले अपने पैसों में से, खत्म हो गया, तो फिर स्पेसिफिक लोन में से क्योंकि वो पड़ा होगा, वो भी खत्म हो गया, फिर जनरल लोन में से निकाल के उसको किस्त देंगे। यहाँ तक की बात में लगी? एट द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट assume that funds were utilized in the above order। कि अगर आपने पेमेंट करनी है तो इस ऑर्डर में कहता आपने पेमेंट अज्यूम करनी। हस्बैंड शुजबन। अब बच्चों ये सवाल देखें, एमएनसी, a socially responsible multinational corporation MNC decided to construct a tunnel that will link two sides of the village that were separated by a natural disaster years ago। क्या बनाने जा रहे हैं? टनल बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? आवाज ही नहीं निकल रही।
MNC, ध्यान से समझना बच्चों। Realizing its role as a good corporate citizen, MNC has been in this village for a couple of years exploring oil and gas in the nearby offshore area. ये सारी कहानी है, इसका एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। अकाउंटिंग के स्टूडेंट का लेना देना कहाँ शुरू होगा? पैसे आए ने, सूद पै गया, ठेकेदार ने काम शुरू करता है, हाँ जी इतो मेरा काम शुरू हो गया। अब वो कह रहा है जी हम बहुत अच्छे हैं, हम ऐसे काम करते हैं, हमारी इतनी पुरानी हिस्ट्री है, इसका अकाउंटिंग के बच्चे से लेना देना है कोई? वो कहते नहीं भाईजान दसो पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं। समझ लगी है? इस तरह की कहानी आई कब सुनाने की कोशिश करेगा तो ये ना हो कि आप ख्वाबों में खो जाएं, वाह कितनी अच्छी कंपनी है, नेचुरल डिजास्टर भी हो गया है, अच्छा इन्ने सालों तो काम पे करते ने की करते पे ने, ऑयल एंड गैस भी करते पे ने, जरूर अमरीकी होंगे। ठीक है जी। अकाउंटिंग के स्टूडेंट का इस कहानी से कोई लेना देना, उसका ये है भाईजान कर्जा क्यों तो लिया ऐ दसो। नहीं समझ लगी? जब आपका फोकस क्लियर होगा ना भाईजान ऐसा सवाल जो मैं ऐ चीज गढ़नी बस, तो उसके अलावा दाएं बाएं की जितनी दास्तान है वो कहेगा ये इररिलेवेंट इररिलेवेंट इररिलेवेंट, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। नहीं समझ आई? द टनल वुड टेक 2 years टू बिल्ड, कितना टाइम लगेगा? 2 साल लगेंगे। ओके, इट बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑन जनवरी 1 2014। ये पहली लाइन है जो हमारे मतलब की है, ये पहली लाइन आई जो हमारे मतलब की है। द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग 2014। अब यहां पे ट्विस्ट है, कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगी थी बच्चों, लेकिन पहली पेमेंट कब की गई है? अब ध्यान से, नॉर्मली होता है ऐसे ही है, अगर कहता है कंस्ट्रक्शन यकम जनवरी को शुरू होगी है तो ठेकेदार को पेमेंट भी यकम जनवरी को दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पेमेंट उसको कब दी गई है? क्या 200 रुपये दिया गया? 2 लाख दिया। ये हरकत आई कि आपने की है कि 3 0 ऊपर लिख दी है, टोटल पेमेंट हमने उसको कितनी की है? 2 लाख। दूसरी पेमेंट 4.5 लाख, तीसरी पेमेंट लाख, चौथी पेमेंट 2 लाख, पांचवी पेमेंट 2.5 लाख। यहाँ तक की बात समझ आ रही है? ओके जी। द फर्स्ट पेमेंट ऑन 31 जनवरी वाज फंडेड फ्रॉम द एंड जनरल बोरिंग। हाँ जी, कहला पहली पेमेंट ही कहाँ से की है? इसका मतलब ये हुआ कि पहले दिन ही तुम्हारे को पैसे कोई नहीं सी, पहले दिन ही आपके पास पैसे कोई नहीं थे। समझ लगी बात? इसका मतलब है जनवरी के महीने का सूद पड़ेगा, जनवरी के महीने का सूद पड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं पड़ सकता? क्राइटेरिया ही मीट कर क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। क्राइटेरिया मीट से क्या मुराद है? पैसे कंस्ट्रक्शन यकम से स्टार्ट हो गई है, मतलब ठेकेदार को उधार पे कहा हो गया यार तेरी मेहरबानी, तेरा इन्ने काम किए ने माजी ए महीने तो वैसे ही काम कर दे, मजदूर तेरे को अवेलेबल ने, मजदूरों ने पेमेंट क्यों करनी है, महीने देने दे, कर देंगे, काम शुरू कर। समझ आ रही है? तो पहला महीना ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया होगा बगैर पैसों। समझ आ रही बात की? हमने उसको कब पैसे दिए? 31 जनवरी को। कहाँ से निकाले? अपने पास थे भाई, अपने पास होते तो यकम जनवरी को ही दे देते, अपने पास थे ही नहीं। 31 जनवरी को पैसे दिए तो कहाँ से दिए? अब सीखो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले अपने नहीं होंगे, यहां से बात समझ आ रही है? अपने नहीं होंगे। दूसरा स्पेसिफिक लोन नहीं मिला होगा, बैंक ने इनकार कर दिया होगा, तो कौन सी बारी आ रही है? जनरल बोरिंग वाली। पॉइंट समझ आ रहा है कि ना? ऐसा नहीं हो सकता कि सर अपने भी होंगे स्पेसिफिक भी होंगे तो जनरल से क्यों पेमेंट कर रहे हैं? जनरल से पेमेंट उसी वक्त कर रहे होंगे जब ऊपर वाले दोनों अवेलेबल नहीं होंगे। हजम शुद्ध। अगला पॉइंट, however the entity succeeded in raising a medium term loan for an amount of 8 लाख on March 31 2014 with simple interest of 9% per year। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट की क्या निशानी है? कि हमेशा रेट किस पे लगता है? प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, वो कभी कंपाउंड नहीं होता। याद आ रहा है कुछ कुछ चैप्टर 5 QM ये इंट्रोडक्शन टू कंपनी पास होगी कि फर्क पैदा है? ये BWCS पता नहीं की सी। समझ लगी बात? These funds were specifically used for this construction। स्पेसिफिक बोरिंग आ गई। अब बच्चों पेमेंट अगर जनरल बोरिंग पड़ी भी हुई है तो वहां से नहीं करेंगे, कहां से करेंगे? स्पेसिफिक बोरिंग से करेंगे। हजम शुद्ध।
अच्छा, स्पेसिफिक बोरिंग भी इसलिए हुई है बच्चों, अपने पैसे नहीं होंगे। अगर अपने होते तो पहले अपने इस्तेमाल करते, अपने है ही नहीं, तभी तो स्पेसिफिक की बारी आई है। एक्सेस फंड्स वर टेम्पररली इन्वेस्टेड एट 6% पर ईयर। समझ लगी? स्पेसिफिक लोन है तो इन्वेस्टमेंट भी करती होगी। द जनरल बोरिंग्स वर अगेन यूज फॉर 2 लाख रुपया पेमेंट ऑन नवंबर 30। कहता है यहां पे जनरल बोरिंग दोबारा यूज हुई है, विच कुड नॉट बी फंडेड फ्रॉम द मीडियम टर्म लोन। कहता है मीडियम टर्म लोन यहां पे खत्म हो गया होगा। चेक कर ले बच्चों, लोन कितना था? 8 लाख। 4.5 लाख यहाँ पे दे दिया, 1 लाख यहाँ पे दे दिया, 2 लाख यहाँ पे दे दिया, बाकी कितना रह गया? 50। तो इस 2.5 लाख के दो टोटे हुए होंगे। 50 हमने दिया होगा कहाँ से? तो वो खत्म हुआ है तो दोबारा जनरल बोरिंग की बात आई। समझ आ रही बात? अच्छा। द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वाज टेम्परली halted फॉर 6 वीक्स इन मई जून। कितने हफ्ते काम रुक गया बच्चों? 6 हफ्ते से कितने महीने बनते हैं? 2 महीने। 1.5 महीना बनता है, ये बात याद रखो। 2 महीने नहीं बनते। लिखा उसने मई और जून है, दैट डजंट मीन के 2 महीने। नहीं समझ रही? उसने 6 हफ्ते भी साथ में किया तो 6 हफ्ते से क्या बुरा था? 1.5 महीना बनता है। When substantial technical and administrative work was carried out, which was necessary stoppage for the completion of the construction work। अच्छा, ये ना लिखा होता नेसेसरी। आप पढ़ के मुझे बताएं, आपको क्या समझ आती है यहाँ से कि 1.5 महीना काम रोका? पढ़ो बड़ा। When substantial and administrative work was carried out। हाँ जी, बोलो तो सही। यहाँ से कोई पढ़ के समझ नहीं आ रही कि नेसेसरी है क्या नेसेसरी है? ठीक है। हाँ, अगर समझ नहीं आ रही तो आप नीचे नोट लिख सकते हैं। देखो, टेक्निकल वर्क का मतलब ये है कि मिस्त्री ठेकेदार ने कोई तय किया होगा भाईजान यार नक्शा इंज बनाना रे। बात में लगी है? मतलब हो सकता है कि वो कहता है भाईजान एस फ्लोर देते पहले यह चीज बनेगी तो फिर उत्ते वाला फ्लोर खड़ा हो गया, अदरवाइज नहीं खड़ा हो सकता। पहले तो पिलर बनाओ। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? पहले पिलर बननगे, फिर अगला काम शुरू होएगा। अगले फ्लोर दिया तुम छत्तां खड़ियां कर सकते हो, दीवार खड़ियां कर सकते हो। तो पिलर वाला काम साड़ा नहीं है। पिलर वाले बंदे लभो, तो पिलर लाएंगे तो फिर काम शुरू होएगा। समझ आएगी बात? तो ये उस ठेकेदार ने काम रोका या मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। समझ लगी? तो यहाँ पे मजदूरों की हड़ताल वाली कोई बात नहीं है। क्या नक्शा रोक दिया एलडीए ने? नक्शे वाली भी कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने खैर बता भी दिया नेसेसरी स्टॉपेज है। अच्छा जी, तो ये 6 हफ्तों का सूद पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कहाँ जाएगा? बिल्डिंग कॉस्ट में जाएगा कि प्रॉफिट लॉस में जाएगा? बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा। क्यों? ठीक है जी। द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ डेट वर आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड 31 दिसंबर 2014। कहता है ये कर्जे साल के एंड में मौजूद थे। मीडियम टर्म लोन 8 लाख का पूरा मौजूद था। है? वो तो खत्म नहीं हो गया था। 8 लाख रुपया तो खत्म नहीं हो गया था हमारे यहाँ पे। ये क्या कह रहे हैं? हमारे सर पे कर्जा खड़ा है। वैसे तो हमने दे दिया सारा ठेकेदार को, लेकिन हमारे सर पे लाइबिलिटी तो है ना। नहीं समझ आ रही? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कौन सी बोरिंग है? पैगी मॉल। जनरल बोरिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट हो हमेशा क्या होता है? जनरल बोरिंग होती है। जब बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसको बताते हैं कि क्यों ये इस्तेमाल करेंगे? नहीं बताते, जहां मर्जी इस्तेमाल करें। तो ये कौन सी बोरिंग है? जनरल बोरिंग है। ठीक हो गया जी। ए 10% 7 ईयर लोन टेकन ऑन यकम अक्टूबर 2007 रीपेबल इन फुल ऑन दिसंबर 31 दिसंबर 2015 9 मिलियन। तो क्या बच्चों स्पेसिफिक लोन है? इनमें से कोई कौन सा लोन स्पेसिफिक है, कौन सा जनरल है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? अब बोलो तो सही। जनरल है, कैसे पता लगा?
हाँ, 2007 से पड़ा हुआ लोन। हमने बिल्डिंग कब शुरू की है? 14 में। तो 2007 में इसलिए कर्जा लिया था कि 2014 में बिल्डिंग बनानी है। तो ये कौन सा लोन होगा? जनरल लोन। अच्छा बच्चों, इस सवाल में जनरल लोन कितने हैं? अगर तो एक ही होता, उसी के रेट हम इस्तेमाल कर रहे होते। अब दो रेट आ गए हैं, क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइजेशन रेट की कैलकुलेशन करनी। समझ आ रही बात? उसी सवाल में मांगा क्या जी? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ टनल इन 2014। 10 नंबर का सवाल आया, 5 नंबर का सवाल आया। अब बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आपने मुझे कैपिटलाइजेशन रेट निकाल के देना है। निकाल सकते हैं? निकाले तो शाबाश। रेट निकालना, बस रेट निकाल दिया। क्या है जी रेट? तेरे सिर तक लो था पीछे मेरा। ये सारी कैलकुलेशन करेगा तो चेक करनी है। चल। हाँ जी बच्चों, तरीका वारदात क्या है पेपर में? कि जो अमाउंट, जो चीज उसने सबसे पहले मांगी है ना, उसके लिए सबसे ऊपर जगह छोड़ दे। ठीक है जी। क्या उसने मांगा जी? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ये हमारी होगी जी हेडिंग। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरह के कर्जे हैं, कौन कौन से? स्पेसिफिक एंड जनरल। तो बच्चों दोनों लिख देंगे यहाँ पे, स्पेसिफिक और जनरल। ठीक हो गया। स्पेसिफिक में का फार्मूला पहले दिमाग में लेके, स्पेसिफिक का फार्मूला क्या है?
इंटरेस्ट इनकर्ड, याद है, ऑन लोन। इंटरेस्ट कितना था? 8 लाख। रेट कितना था? और स्पेसिफिक वाला किधर लिखा हुआ है? 9%। कब लिया था? कितने महीने तक आउटस्टैंडिंग रहा है? वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। 9/12 याद आ गया। I = P/R/T। और क्यों में पढ़ा है फार्मूला कि नहीं पढ़ा? आंसर निकालें। 54,000 लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इन्वेस्टमेंट इनकम में 2-3 सिनेरियो है। पहला सिनेरियो, हमने कर्जा कब लिया था? 31 मार्च, पैसे ही है। उसमें से पहली पेमेंट कब कर दी हमने? कितनी कर दी? बाकी कितने पैसे बच गए? 4 लाख। इंज हथ करके बवेगा ना ते 8 लाख तो 4.5 कटांगे तो 4.5 ही आने। ये मैं क्यों नहीं तेन जलील किया, याद होएगा तेन कि इंज कैलकुलेशन कभी नहीं होंगी। कैलकुलेटर कितने? पढ़ ला, तेरी मेहरबानी। 8 लाख में से 4.5 लाख पे कर दिया। किस रेट पे इन्वेस्ट किया बच्चों? 6%। कितने महीने तक ये पैसे पड़े रहे? 30 जून तक पड़े रहे। तो कितने महीने गुजर गए बच्चों? अप्रैल, मई और जून, 3 महीने। 3/12, 5,250 माइनस कर देंगे। बोलो तो सही। अच्छा जी, अब उसके बाद अगला पॉइंट। अब मजीद पैसे निकाल दिए, कितने? 1 लाख। पीछे कितने रह गए? 8 लाख में से 550 निकल गए ना टोटल। 6%। कितने महीने तक ये इस्तेमाल होते रहे? 31 अक्टूबर तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 महीने। 4/12। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 8 लाख में से 31 अक्टूबर को कितने निकल गए? 2 लाख मजीद निकल गए। तो टोटल कितने हो गए? 7.5 लाख। 50,000। कितने महीने तक इस्तेमाल होते रहे? 31 अक्टूबर को निकाले थे तो बाकी के नवंबर में निकाल दिए। 1/12। तो क्या आंसर आएगा? 250। यहां से जो फिगर निकलेगी वो फाइनल फिगर होगी। ये क्या आंसर आता रही? 43500। ठीक है नहीं बच्चों? पैसिव बोरिंग की मैंने कैलकुलेशन करके अगले कॉलम में जाके उसकी टोटल वैल्यू लिखी है। तरीका वारदा समझ आ रहा है? पेपर में बच्चों यही तरीका आपने इस्तेमाल करना है सवाल सॉल्व करते हो। अब जनरल बोरिंग की बारी। जनरल बोरिंग का फार्मूला क्या था? कहने लगी मौत। एक्सपेंडिचर इनकर्ड आगे कौन सा रेट? कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाई बाय, याद आ रहा है? फार्मूला लिख लेना ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ अगर जब भुल जाए तो उस वेले तुम सोचो बैठ के कि की हो रहा है। अच्छा जी,
अब पहला हमने कर्जा दिया था जनरल बोरिंग में से कितना, 2 लाख रुपए, याद आ रहा है कुछ कुछ? कैपिटलाइजेशन रेट क्या निकाला आपने? 9.58। 9.58। अच्छा, क्या क्या कन्फर्म है? बेड़ा गर्क हो गया थोड़ा। यही है ना? फिर सोच लो। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट। हाँ जी, क्या क्या करेंगे बच्चों, जरा बताएं मुझे। कौन कौन से कॉलम बनाए आपने? और वो कैलकुलेशन की थी है कि नहीं? सबसे पहले आ जाएगा ओवरड्राफ्ट। और फिर कौन सा कर्जा जी? बैंक ओवरड्राफ्ट। और दूसरा कौन सा? लॉन्ग टर्म लोन, ऐसी है? अच्छा जी। अगला पॉइंट, लोन अमाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था? 12 लाख। लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन वेटेड एवरेज लोन जो हमने यूज करना है। वेटेड एवरेज लोन कितना कितना है? ये 750 है। कैसे पता लगा? वेटेड एवरेज 750 में खुद ही बता। अच्छा जी, अगला रेट याद आ रहा है? रेट गिवन है इसका? इंटरेस्ट गिवन है कितना जी? 33,800। समझ आई बात? अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन 9 मिलियन है। इसके बारे में उसने क्या बताया था? ये कई सालों से पड़ा हुआ है, ऐसे ही है? तो इसका मतलब ये कम जर्नी को पड़ा हुआ था। रेट इसका कितना है? तो वेट एवरेज में बच्चों 9 मिलियन ही आएगा पूरा। रेट है 10%। इंटरेस्ट कितना रहेगा? टोटल निकालें। ये 9750 000 और ये 933800, ऐसे ही है? अब रेट निकालना है, किसको किस पे डिवाइड करें?
हाँ जी, क्या आंसर आता है एग्जैक्ट? 9.5 577, आगे 4 3। हाँ, इसको राउंड ऑफ करके 9.5 ऐड कर लो, लेकिन एग्जामिनर को बताओ कि मेरा ये रेट आया, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने 9.577 से किया है ना, तो तुझे झगड़े जाना। हाँ जी, 150 नहीं ना, की लिखा है 90 लाख, और 0.01 का भी फर्क पिया ना, तो कितने तक गल जानी, समझ आ रही है? 150 तेरे मसले ने, इतने 90 लाख लिखा है, गरीबा है ना। 150 करके वे तेन पता लगता किन्ने किन्ने लखा का फर्क आता। ठीक है जी बच्चों, ये वर्किंग नंबर 1 की है। वर्किंग नंबर 1 का हवाला देंगे यहाँ पे। ये देखो 9.58 मैंने लिखा है, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, वर्किंग नंबर 1, ताकि एग्जामिनर 9.58 को कंफर्म करना चाहे कि इसने कहाँ से निकाला है, तो उसकी वर्किंग नजर आए। तो तरीका समझ आ रहा है पेपर में करने का? अच्छा, अब पॉइंट ये है कि ये पैसे कब दिए थे, 31 जनवरी को, कितने महीने तक ये आउटस्टैंडिंग रहे? तो कितने महीने तक रहे पैगी मॉब? 3 महीने। आंसर नहीं आ रहा, थोड़ा सत्यानाश, बुढ़े हो गए ना सवाल कर करके। एक सवाल आज कराने लगा था, फोर्थ। 3 महीने आए ना, 2 महीने, कौन कौन से? फरवरी और मार्च, वाह जी वाह, मतलब लाल लितर, ये पूरे 11 महीने रहे। 10 महीने की तो मार्च अप्रैल। निकालो आंसर क्या आता है? 17,500। अगले पैसे हमने कौन से दिए थे? 30 लोग। कितने दिए थे? 2 लाख। ये कितने महीने तक आउटस्टैंडिंग रहे? 1 महीना। ये चाहे यहाँ पे लिख भी लें कि ऊपर वाले 11 महीने फरवरी से दिसंबर तक है, नीचे वाला सिर्फ दिसंबर का महीना है। कितना आंसर आता है? हैं? क्या? चेक कर लो, टोटल कर लो। वन 9,160। 2 रुपये मुझ तेरे पे, उत्ते वाले 43,000 किसे लैके जाना सी? की बनेगा इस कौम का? 43 जमा 17 जमा 1, 19। वाह, क्या कैलकुलेटर चले। 65,660, ये है बोरिंग कॉस्ट। चलो, की बनेगा इस कौम का? कसमें जमा नहीं कर सकती जी कौम। ठीक सर। तू, हाँ, तो तू 8 लाख तो 4.5 लाख माइनस करके 4.5 लाख कढ़िया सी। कहते ले, ये बाकी गलतियां करेंगे, मैं कितों गलती करनी है? मैं तो रिपोर्ट हाँ, मेरी कैलकुलेशन कितनी गलत हो ही नहीं सकती। नवा सॉफ्टवेयर अपडेट कराया मैं कल अजे।
हाँ जी, समझ लगी बात। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक और वर्किंग भी आज आपने सीखनी है, जो आज के बाद आपने इस्तेमाल करनी करनी अपने तमाम सवालों में। सवाल अब थोड़े से मुश्किल होने लगे हैं, तो लिहाजा एक वर्किंग और आपने सीखनी है, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, आई करता हूँ। एग्जामिनर तो ऊपर नीचे करेगा ना। ठीक है, अचानक तो कैफ तो सीधा पीआरसी। अच्छा जी, अब बच्चों यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, इसका नाम होगा जो डिटेल ऑफ पेमेंट कैजुअल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या फायदा है, मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। तो पहले जरा सीख लें इसमें क्या क्या आनी है। इसमें सबसे पहले आनी है जी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पेमेंट फ्रॉम, बेसिक बोरिंग, ये जनरल बोरिंग। प्रॉब्लम समझ आ गई सबको। पहली पेमेंट बताएं कब हुई थी। पहली पेमेंट हुई थी बच्चों 31 जनवरी को, याद है। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पेमेंट, कितनी हुई थी, 2 लाख रुपए की। ऐसी है, लेकिन स्पेसिफिक में से नहीं हुई थी, जनरल में से हुई थी। दूसरी पेमेंट कब हुई थी, 31 मार्च को। सेकंड पेमेंट कितनी हुई थी, 4.5 लाख रुपए। लेकिन कहाँ से हुई थी, स्पेसिफिक में से हुई थी। तीसरी पेमेंट कब हुई थी, 30 जून को। कितनी हुई थी, 1 लाख की। कहाँ से हुई होगी, स्पेसिफिक में से हुई होगी। चौथी पेमेंट 31 अक्टूबर को। कितनी हुई थी, 2 लाख। कहाँ से हुई होगी,
80 में से 5वीं पेमेंट 30 नवंबर को, कितनी हुई थी? 2.5 लाख की। स्पेसिफिक में से कितने यूज हुए? 50,000। और बाकी 2 लाख कहाँ से यूज हुए होंगे? जनरल बोरिंग में से। समझ लगी थी बच्चों? इस टेबल का फायदा क्या है? इस टेबल का फायदा ये है कि ये जो महीने आपने ऊपर कैलकुलेट किए ना, ये महीनों में आपसे कभी गलती नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये कितने महीने बनते हैं? 9/12। अब जरा देखो, आपने स्पेसिफिक कर्जे की पहली पेमेंट कब की थी? 31 मार्च के, 31 मार्च की थी। दिसंबर तक बिल्डिंग बनती रही। 31 मार्च से लेके दिसंबर तक के महीने कैलकुलेट कर लें। नहीं, लोन आपने कब लिया था? 31 मार्च को लिया ना? तो कितने महीने बनते? 9 महीने। 9/12 समझ आ गया? अब अगला पॉइंट, ये 3/12 कहाँ से आया? ये 3/12 कहाँ से आया? अब जरा देखो, कर्जा आपने कितना लिया था? 8 लाख का। पहली पेमेंट कितनी कर दी? किस दिन की? अगली पेमेंट कब की? तो 31 मार्च से लेकर 30 जून तक का जो वक्फा इन्वेस्टमेंट हुई होगी। तो कितने महीने बनते हैं? 3। इस सवाल में हमें जो टेबल बनाए बगैर हमने सवाल सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि ये टेबल उसने आपको बना के दिया हुआ था। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो यहाँ से हमने महीने कैलकुलेट कर लिए थे। लेकिन ये वाले महीने बच्चों, ये टेबल से आपको महीने कैलकुलेट करने में, इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने में आसानी होगी। अच्छा, अगला पॉइंट, जनरल बोरिंग की कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पे कितने महीने आए? 11। तो जरा देखो, जनरल बोरिंग की पहली पेमेंट किस तारीख को हुई है? तो 31 जनवरी से लेके दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं? अगली पेमेंट कब हुई है? क्योंकि दो ही पेमेंट नजर आ रही। तो जनरल बोरिंग में सिर्फ दो कैलकुलेशन नजर आई। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? स्पेसिफिक बोरिंग में ये 4 लाइनें लगी हैं। कितनी लाइनें लगी हैं? 4 लाइनें। यहाँ तक की बात में लगी? तो याद रखना, 4 लाइनों का मतलब ये है कि भाई आपने उस पहली पेमेंट तो आपने पहले दिन ही निकाल दी ना। पहली पेमेंट पहले दिन निकाल दी। बाकी आपने 3 पेमेंट इस्तेमाल की है फ्यूचर में। तो इसका मतलब है फ्यूचर में सेविंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम 3 दफा कैलकुलेट होगी। कितनी दफा कैलकुलेट होगी? 3 दफा। ये देख लें। नहीं समझ रही बात? तो टेबल वो तो इसलिए आपसे इंपॉर्टेंट है कि अगर, तो कर्जा आपने सिर्फ स्पेसिफिक लोन लिया था, बिल्डिंग बना ली, कोई टेबल की जरूरत नहीं। अगर आपने जनरल लोन लिया था, बिल्डिंग बन गई, कोई टेबल की जरूरत नहीं। टेबल की जरूरत कब पड़ेगी? जिस सवाल में दोनों या तीनों भी हो सकते हैं। तीनों कौन से? अपने पैसे, जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग। उस सिनेरियो में ये वाला टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने पहले भी सवाल किए थे, टेबल कभी नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? हमने पहले भी सवाल किए थे, लेकिन ये टेबल कभी नहीं बनाने की नौबत नहीं आई। क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि उस सवाल में सिर्फ एक ही तरह का लोन था, या तो स्पेसिफिक था या जनरल था। आज हमने पहली दफा ऐसा सवाल देखा है जिसमें दोनों लोन आ रहे हैं, स्पेसिफिक भी आ रहा है और जनरल भी आ रहा है। तो ये बात याद रहेगी कि टेबल कब बनेगा। अब इसमें एक और सिनेरियो भी आ सकता है, अपने पैसे। तो फिर एक कॉलम और ऐड कर देंगे। कौन सा? ओन फंड्स। और यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? ये सवाल क्लियर है? सवाल का नाम क्या है जी? एमएनसी। अच्छा बच्चों, ये सवाल अपने घर जाके रिवाइज करना है। और हॉकी पाकिस्तान वाला सवाल रिवाइज करना है घर जाकर। कर लोगे? समझ आया कि नहीं आया? क्यों नहीं पल्ले गया? शक्ल दस रही है कि बस अल्लाह अल्लाह करके टाइम लगाया। हाँ?